हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल इनलाइटेड नॉलेज। आज हम इन्वेस्टमेंट फंक्शन में डिस्कस करने जा रहे हैं मेजर्स टू स्टिमुलेट द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, और आपका जो लास्ट टॉपिक है इसका दैट इज़ इंपॉर्टेंस ऑफ द इन्वेस्टमेंट। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले बता देती हूँ, आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं। इन दोनों पे इन वीडियोज़ की PDF फाइल आपको मिल जाएगी। फेसबुक पेज को भी लाइक कर दीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो पहले स्टार्ट कर लेते हैं मेजर्स कि क्या क्या आपको मेजर्स अपनाने चाहिए ताकि आपका जो निवेश है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके, जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ सके। फर्स्ट थिंग इज रिडक्शन इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम कर दिया जाए तो इन्वेस्टर्स क्या करेंगे, ज़्यादा इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे इकोनॉमिस्ट हैं, स्पेशली जो इसमें क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं, उनका ओपिनियन क्या था कि इन्वेस्टमेंट आपकी पूरे तरीके से किस पे डिपेंड करती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड करती है। या हम कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट क्या होती है, इंटरेस्ट इलास्टिक होती है, कि आपके जो रेट ऑफ इंटरेस्ट को ज़्यादा करें या कम करेंगे उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है इन्वेस्टमेंट पे। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा दिया जाए उससे क्या हो जाएगा, जो वॉल्यूम है इन्वेस्टमेंट का वो कम हो जाएगा, क्योंकि बर्डन होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर बढ़ जाएगा। अगर सपोज वाइस वर्सा कर दो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कम हो जाए तो इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। केन्स ने भी इस व्यू पॉइंट को पहले सपोर्ट किया था और उसने सजेशन क्या दी थी कि गवर्नमेंट अडॉप्ट करे चीप मनी पॉलिसी, मतलब अपनी क्रेडिट को एक्सपैंड करने की कोशिश करे। इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग क्या था, डिप्रेशन के पीरियड में जो मॉनेटरी अथॉरिटीज़ होती हैं वो क्या कर दे, रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम कर दे ताकि इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जा सके। लेकिन अपनी जनरल थ्योरी में केन्स ने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट को है ना वो सेकेंडरी इंपॉर्टेंस दी है, प्राइमरी नहीं दी। क्योंकि क्लासिकल कहते थे कि इंटायरली जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड है, लेकिन केन्स ने ऐसा नहीं कहा। केन्स ने क्या कहा कि इन्वेस्टमेंट आपकी इनकम इलास्टिक होती है, ना कि इंटरेस्ट इलास्टिक, मतलब इन्वेस्टमेंट आपकी इनकम पे ज़्यादा डिपेंड करती है। इसके पीछे दो कारण क्या हो सकते हैं। पहला है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अपनी लिमिट से अगर बिलो चला गया तो कोई भी प्रेफर नहीं करेगा उसको आगे, लिक्विडिटी प्रेफरेंस उसकी कम हो जाएगी, उसका निवेश आगे नहीं करने की कोशिश करेंगे लोग। ठीक है, तो दैट मीन्स जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, एक तो चीज़ ये है कि अपनी बिलो लिमिट से फॉल डाउन ना नहीं हो सकता है, अपनी पर्टिकुलर लिमिट से। अगर ऐसा होता है तो आपकी जो लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व है वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगी आफ्टर अ पर्टिकुलर लिमिट। एंड सेकंड क्या चीज़ उसने बताई है कि इन्वेस्टमेंट आपका ज़्यादा इन्फ्लुएंस किससे होता है, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल से, मतलब एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी क्या है आपकी। दैट इज़ वाई ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डिप्रेशन, इसी वजह से कहते हैं डिप्रेशन के पीरियड में रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना ज़्यादा कम हो गया तब भी इन्वेस्टमेंट में कोई इंक्रीज़ ही नहीं आया। हमने तो यही किया था ना कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करेंगे तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, लेकिन डिप्रेशन में क्या हुआ कि रेट ऑफ इंटरेस्ट तो कम हो गया लेकिन इन्वेस्टमेंट में कोई इंक्रीज़ ही नहीं आया। तो इसी वजह से हम लोग कह सकते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट का ज़्यादा कोई इन्फ्लुएंस नहीं पड़ता है आपके इन्वेस्टमेंट पे। इन दिस रिस्पेक्ट प्रोफेसर LR क्लेन ने क्या व्यू दिया है कि दैट बाय लॉरिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट ये पॉसिबल है कि हम लोग इन्वेस्टमेंट को स्टिमुलेट कर सकते हैं कुछ सर्टेन सेक्टर्स में। ऑर्डिनरी जो आपकी इंटरेस्ट रेट पॉलिसी है वो इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाती है। हम लोग ये भी नहीं डिनाई कर सकते कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दिया तो इन्वेस्टमेंट आपकी नहीं बढ़ेगी, वो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, लेकिन एक पर्टिकुलर उसकी लिमिट है। इस वजह से केन्स ने भी बताया है कि इन्वेस्टमेंट आपकी ज़्यादा इनकम पे डिपेंड करती है और आपकी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल पे डिपेंड करती है। सेकंड हम लोग क्या मेजर्स अपना सकते हैं, वो है आपका रिडक्शन इन द टैक्सेस। अगर देखो जो इन्वेस्टर्स है उन पे बहुत ज़्यादा टैक्स का बर्डन लगा हुआ है तो वो क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट तो कम करेंगे, क्योंकि बर्डन जो होता है टैक्सेस का वो उनके MEC मतलब मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल को एडवर्सली इफेक्ट करते हैं। मैनी इकोनॉमिस्ट लाइक कुरहारा, हैंसन, क्लेन, लर्नर, उनका क्या व्यू पॉइंट था कि टैक्सेशन सिस्टम को इस तरह से रिफॉर्म किया जाए कि जो इन्वेस्टर है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा जो बर्डन है टैक्सेस का वो ना हो सके। तो एक सजेशन उसमें क्या दी गई थी कि जो आपका इनकम टैक्स है, कॉरपोरेशन टैक्स है, उसको क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए। ऐसे इन्वेस्टर्स जो अपनी इनकम को कंजप्शन पे ज़्यादा लगा देते हैं और इन्वेस्ट नहीं करते, उन पे टैक्सेस ज़्यादा लगाने चाहिए ताकि वो इन्वेस्ट कर सकें। अबाउट रिडक्शन इन टैक्सेस, इसमें भी अब डाउट्स एक्सप्रेस किए गए हैं। अब देखो टैक्सेस को कम कर देंगे तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू तो टैक्सेस से ही आता था, अब ये भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम होना शुरू हो जाएगा जिससे इफेक्टिव डिमांड कम होगी और इन्वेस्टमेंट फिर कोई करेगा नहीं, बैडली इफेक्ट हो जाएगा। इसलिए
साथ में ये असेंशियल हो जाता है कि टैक्सेस को कम किया जाए, लेकिन गवर्नमेंट कुछ ऐसे मेजर्स भी अपनाए ताकि वो अपने रेवेन्यू को ले सके। जैसे कुछ ऐसे टैक्सेस जैसे इनडायरेक्ट टैक्स हो गया या लग्जरी गुड्स पे टैक्स हो गया, जिससे गवर्नमेंट का रेवेन्यू ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके और इन्वेस्टर्स को ज़्यादा गेन हो सके। थर्ड पॉइंट है आपका पॉलिसी ऑफ द वेज कट। इन्वेस्टमेंट को हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं अगर हम लोग किसको रिड्यूस कर दें, रियल वेजेस को। अब ये रियल वेजेस क्या होता है, एक होता है रजे मनी वेजेस, एक होता है आपका रियल वेजेस। मनी वेजेस तो सिंपली ये चीज़ है ना कि हमने किसी पर्सन को 500 पे रखा है पर डे, तो उसको 500 रुपया दे दिया, वो आपका मनी वेजेस है। लेकिन रियल वेजेस क्या होता है कि ऐसे वेजेस जो इन्फ्लेशन के साथ में आपको एडजस्ट करने पड़ते हैं। अब हर टाइम तो उसको 500 वेजेस नहीं ना दोगे, इन्फ्लेशन महंगाई के साथ साथ उसके जो वेजेस हैं उसमें भी इंक्रीज आएगा ताकि वो अपनी जो पहले की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है ना उसको मेंटेन कर सके, उस पर रह सके। तो ये होता है कि इन्वेस्टमेंट को एक तरीका बताया गया है कि रियल वेजेस को कम कर दिया जाए। तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का क्या पॉइंट था, दैट टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव जो मनी वेजेस है उनको कम कर दो, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्योंकि इन्वेस्टर्स को क्या है, अपनी चीज़ों को बनाने के लिए जो वो लेबरर्स को वेजेस दे रहे हैं, देखो वो अब कम कर देंगे तो इन्वेस्टर्स को फ़ायदा होगा, ज़्यादा प्रॉफिट होगा, तो वो इन्वेस्टमेंट क्या करेंगे, ज़्यादा करेंगे। अकॉर्डिंग टू देम अगर हम फॉल करते हैं मनी वेजेस में, उससे क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम हो जाएगी, ठीक है, एक चीज़ को बनाने का जो खर्चा आ रहा है वो भी कम हो जाएगा। कॉन्सिक्वेंटली उस चीज़ों की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जिससे इन्वेस्टर्स को ये लगेगा कि अब हमें प्रॉफिटेबल होगा, वो ज़्यादा इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन केन्स और उसके जो स्पॉटर्स थे उन्होंने इस चीज़ को अप्रूव नहीं किया कि किसी के मनी वेजेस को कट करके हम लोग इस चीज़ को बढ़ा सकते हैं। केन्स ने क्या बताया कि हम लोगों को जो थ्योरी है मनी वेज कट की, उसके अलावा हमें उनकी रियल वेजेस को रिड्यूस करना चाहिए ताकि अगर हमें इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है। अकॉर्डिंग टू दैम जो रिडक्शन है मनी वेज की, देखो किसी की मनी वेजेस कम कर दोगे उससे एक तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो कम होगी, लेकिन उसके साथ में जो इनकम है लेबरर्स की 500 से उसको 400 कर दिया तो इनकम तो लेबरर्स की कम होगी ना। तो अब कम होगी तो वो लोग क्या करेंगे, डिमांड कम करेंगे, डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है, और उससे क्या होगा, जो लेवल होता है एम्प्लॉयमेंट का वो भी कम होगा ना। डिमांड कम होगी तो बच्चे प्रोडक्टिविटी कम करवानी पड़ेगी और एम्प्लॉयमेंट लेवल भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो केन्स का क्या ओपिनियन था कि इन ऑर्डर टू रिड्यूस द रियल वेज, अब देखो हमें उसकी रियल वेजेस को रिड्यूस करना है, रियल वेजेस को, दैट मीन्स उसकी मनी वेजेस सेम रहेगी, ठीक है, मनी वेजेस सेम रहेगी। हम क्या करें, उसके प्राइस लेवल को बढ़ा दें, ठीक है, मतलब इनडायरेक्टली उस पर कोई ना कोई इफेक्ट पड़ रहा है। अगर उनके रियल वेजेस को रिड्यूस कर दिया जाए तो प्राइस लेवल रेस हो जाएगा, तो जिस वजह से इन्वेस्टमेंट को हम लोग स्टिमुलेट कर सकते हैं अगर हम लोग रियल वेजेस को कम करें, ठीक है, विद राइज इन द प्राइस लेवल। तो ये था आपका उसका कंसेप्ट। मतलब केन्स ने क्या कहा कि रियल वेज को रिड्यूस किया जाए, क्लासिकल मानते थे कि आपका जो मनी वेजेस है उसको रिड्यूस किया जाए इन्वेस्टमेंट करने के लिए। फोर्थ पॉइंट है इंक्रीज इन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का भी इफेक्ट पड़ता है इन्वेस्टमेंट पे। अकॉर्डिंग टू कुरिहारा, हैंसन एंड अदर्स, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर 3 तरीके का हो सकता है। या तो गवर्नमेंट स्पेंड करे सोशल सिक्योरिटी एक्टिविटीज़ पे ताकि लोगों की वेलफेयर बढ़ा सके, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ग्रांट, एजुकेशन। सेकेंड थिंग इज गवर्नमेंट किस पे खर्चा करे, पब्लिक वर्क एक्टिविटीज़ पे जैसे रोड्स, ब्रिजेस, हॉस्पिटल्स को बनाना। थर्ड थिंग इज गवर्नमेंट अपना पैसा स्पेंड करे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स जैसे कि इरीगेशन, पावर प्रोजेक्ट्स हो गया। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इट इज़ वर्थ नथिंग दैट इट शुड नॉट एडवर्सली इफेक्ट द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, इट शुड ओनली सप्लीमेंट। अब गवर्नमेंट का खर्चे का मतलब ये नहीं है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी, इसका ये मतलब होता है कि वो जस्ट उसको सप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका कोई कंपटीशन नहीं करने की कोशिश कर रहे, वो जस्ट लोगों की हेल्प करने के लिए आगे आए हैं। इससे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पे कोई एडवर्सली इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो ऐसे ही बढ़ती जाएगी। फिफ्थ थिंग इज प्राइस सपोर्ट पॉलिसी। अब प्राइस की भी सपोर्ट पॉलिसी चाहिए कि प्राइसेस में एकदम से ज़्यादा राइज ना हो जाए, फॉल ना हो जाए। तो बहुत सारी फ्लक्चुएशंस देखी जाती है प्राइसेस में जिसको इफेक्ट पड़ता है इन्वेस्टमेंट पे, एडवर्सली इफेक्ट पड़ता है। इसीलिए इम्पेरेटिव हो जाता है कि प्राइसेस को क्या कर दिया जाए, स्टेबल किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा उसको, ताकि इन्वेस्टमेंट को हम लोग प्रमोट कर सकें। इस ऑब्जेक्टिव को मीटअप करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या निकाला, प्राइस सपोर्ट पॉलिसी की हेल्प ली है। इस पॉलिसी के अंडर क्या होगा कि कुछ गुड्स ऐसी होगी जो कि गवर्नमेंट क्या करेगी, खरीदेगी और बेचेगी ओपन मार्केट में, ताकि प्राइसेस पे वो अपना कंट्रोल रख सके और जो इक्विलिब्रियम लेवल होता है जहाँ पे डिमांड
एंड सप्लाई इक्वल हो जाती है उसको अचीव कर सके। जब प्राइजेस क्या हो जाए गुड्स के, वो बहुत कम होना शुरू हो जाए मार्केट में। अब देखो गवर्नमेंट ये चीज़ नहीं चाहती कि प्राइजेस फॉल डाउन हो रहे हैं, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उस स्टॉक को अपने पास रख लेगी। ठीक है, अगर गवर्नमेंट ने उस स्टॉक को अपने पास रख लिया, इसका मतलब सप्लाई हो जो मार्केट में उस चीज़ की कम हो जाएगी। सप्लाई कम हो जाएगी तो क्या होगा, प्राइजेस धीरे धीरे बढ़ने शुरू हो जाएंगे। तो दैट मीन्स गवर्नमेंट के अधीन होगा वो चीज़ कि कब उन्होंने सप्लाई को बढ़ाना है, कब कम करना है, जिस वजह से वो इक्विलिब्रियम पर आ सकें। इससे हम लोग ये देख सकते हैं, फॉलिंग ट्रेंड को चेकअप रख सकते हैं और दोबारा से कॉन्फिडेंस डाल सकते हैं इन्वेस्टर्स के बीच में, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकें। 6th पॉइंट इज एबोलिशन ऑफ द मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसी। प्रोफेसर एलर क्लेन ने अपनी बुक में द केन्जियन रेवोल्यूशन में सुजेस्ट किया कि अगर हमें इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना है तो जो मोनोपोलिस्टिक होल्ड होता है बड़ी बड़ी कंपनीज का, जो प्रोडक्शन करवाती है कॉमोडिटी का, उसको हम लोग अबॉलिश कर दें कि किसी की मोनोपली नहीं होनी चाहिए। एज अ रिजल्ट जो नई नई फर्म्स है देखो वो एंटर होना शुरू हो जाएगी इंडस्ट्री में, और नई नई इन्वेस्टमेंट भी होना स्टार्ट हो जाएगी। अब किसी का एक का ही अधिकार होगा तो वो दूसरे पर्सन को आने ही नहीं देगा, क्योंकि बहुत रिस्ट्रिक्शंस होती हैं उसमें। अगर मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसीज को हम लोग अबॉलिश ही कर दें तो नए नए जो रोजगार मिलेंगे, नई नई फर्म्स आएंगी निवेश करने के लिए। नेक्स्ट है प्रमोशन ऑफ द रिसर्च। प्रोफेसर क्लेन ने सुजेस्ट किया है कि गवर्नमेंट क्या करे, खर्चा करे ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च पे। रिसर्च फाइंडिंग्स किस फील्ड में होनी चाहिए, इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस में, ताकि ज़्यादा निवेश बढ़ सके, प्राइवेट इन एंटरप्रेन्योर्स मतलब ज़्यादा उसमें निवेश कर सकें। 8th इज पंप प्राइमिंग। पंप प्राइमिंग एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है। तो डिप्रेशन पीरियड में क्या होता है कि जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होती है ना, वो निवेश करना ही नहीं चाहती होती, क्योंकि उनको पता है कि हमें आने वाले फ्यूचर में प्रॉफिट नहीं होने मिलने वाला कोई ना कोई। तो उस चीज़ को स्टिमुलेट करने के लिए क्या होता है कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट बढ़ाई जाती है। तो जो पॉलिसी होती है पब्लिक इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करने की, वो इंक्रीज क्यों हो रही है इन्वेस्टमेंट, ताकि प्राइवेट वालों की इन्वेस्टमेंट को हम लोग स्टिमुलेट कर सकें, जिसको हम लोग नाम क्या देते हैं, पंप प्राइमिंग। कुरिहारा के अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है वो इस तरीके से किया जाना चाहिए ताकि हम लोग डिप्रेशन से बाहर आ सकें, जिसको हम पंप प्राइमिंग का नाम देते हैं। इस पे अजम्पशन क्या ली गई है, इससे कोई प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम नहीं होगी, has gone down for the some time and to make it the public investment is necessary। इसके अजम्पशन ये लिखी गई है कि जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट थोड़े समय के लिए वो क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी, ताकि आपके जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है उसमें नेसेसरी होता है ये पॉइंट। पंप प्राइमिंग क्या करेगी, स्टिमुलेट करेगी इन्वेस्टमेंट को दो तरीके से। जो गवर्नमेंट क्या करती है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करती है, तो वो क्या करेगी, वो पैसा कहाँ से लेगी, वो तो बोरो करेगी बैंक से। अब बैंक के पास क्या है, आइडल कैश पड़ी हुई है बैंक्स के पास, तो गवर्नमेंट उसको बोरो कर लेगी। इससे क्या होगा, द इफेक्ट ऑफ दिस बोरोइंग इज दैट बैंक्स फिर क्या करेंगे, क्रेडिट को क्रिएट करने की जो प्रोसेस है वो शुरू कर देंगे, जिससे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। सेकेंड थिंग इज एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन पब्लिक इन्वेस्टमेंट, तो एग्रीगेट इनकम बढ़ेगी, बहुत ज़्यादा बढ़ेगी मल्टीप्लायर इफेक्ट की वजह से, जिससे प्राइवेट वाले भी आगे आना शुरू हो जाएंगे, इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे। बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन इनकम देयर इज इंक्रीज इन इफेक्टिव डिमांड एंड टू स्टिमुलेट द इन्वेस्टमेंट। डिमांड अगर बढ़ेगी ही, मतलब प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ आपके पास ज़्यादा होंगी, जिससे क्या होगा, फिर इन्वेस्टमेंट हमें करवानी ही पड़ेगी। तो ये चीज़ होती है आपकी पंप प्राइमिंग। तो ये कुछ मेजर्स थे। अब लास्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंस क्या होती है इन्वेस्टमेंट की। फर्स्ट इंपॉर्टेंस इज डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। शॉर्ट पीरियड में क्योंकि आपका जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर है उसको हम लोग कांस्टेंट मान के चलते हैं, तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ही बहुत बड़ा रोल प्ले करता है जब हमें इनकम और एम्प्लॉयमेंट को डिटर्मिन करना होता है। इंक्रीज जब हम लोग इन्वेस्टमेंट में करवाते हैं तब मल्टीप्लायर प्रोसेस मोशन में आ जाती है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में थोड़े से भी इंक्रीज से ना आपकी इनकम में अगर बहुत ज़्यादा इंक्रीज आ जाए तो उसको हम लोग मल्टीप्लायर इफेक्ट कहते हैं। कॉन्सिक्वेंटली जो आपकी इनकम है वो बहुत ज़्यादा बढ़नी शुरू हो जाती है। तो केन्स ने क्या सुजेस्ट किया है कि जो इन्वेस्टमेंट आपकी इंक्रीज हम लोग करेंगे उससे हम लोग डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट से बाहर आ सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट जो करेंगे उसमें जो अगर इंक्रीज करेंगे उससे क्या होगा, एक तो आउटपुट बढ़ेगी, आउटपुट बढ़ेगी तो लोगों की इनकम भी बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी। सेकेंड थिंग इज वॉलेटाइल फैक्टर। जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत मतलब डायनामिक फैक्टर है, उसमें चेंजेस आते रहते हैं। इन्वेस्टमेंट आपका डिपेंड करता है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन से
कि कल को हमें क्या मिलने वाला है। तो दीज एक्सपेक्टेशंस क्या है, बहुत वेरी करती रहती हैं। कॉन्सिक्वेंटली जो वॉल्यूम होता है आपका इनकम का, एम्प्लॉयमेंट का, वो भी चेंज होता रहता है। तो ट्रेड साइकिल भी इसकी आउटकम हो सकती है अगर चेंजेस होते रहते हैं आपकी इन्वेस्टमेंट में। इन द फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज, अब बहुत सारी पॉलिसीज डिज़ाइन की जाती है ताकि ट्रेड साइकिल को कंट्रोल किया जा सके, जिसमें आपका इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। बहुत सारे एफर्ट्स किए जाते हैं डिप्रेशन को कंट्रोल में लाने के। किससे किए जाते हैं? इन्वेस्टमेंट से। इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दिया जाता है। और इन्फ्लेशन आ गई तो उसमें भी इन्वेस्टमेंट आपका बहुत बड़ा रोल अदा करती है। एंड इन्फ्लेशन बाय द डिक्रीजिंग इट, डिक्रीज कर दो इन्वेस्टमेंट को, आपकी इन्फ्लेशन से बचा जा सकता है। डिप्रेशन में क्या किया जाएगा? इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज किया जाएगा। थर्ड पॉइंट है आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी इन्वेस्टमेंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। अकॉर्डिंग टू हैरड, इन्वेस्टमेंट जो बहुत इन्फ्लुएंस करता है आपकी डिमांड को भी और सप्लाई को भी। अच्छा, इन्वेस्टमेंट करोगे, देखो ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करने की कोशिश करोगे, उससे क्या होगा कि देश में जो आपकी कैपिटल फॉर्मेशन है वो बढ़नी शुरू हो जाएगी। कैपिटल फॉर्मेशन से क्या हो जाएगा? जो प्रोडक्शन की कैपेसिटी है वो भी बढ़नी शुरू हो जाएगी। और ये बढ़ेगी, देखो प्रोडक्शन ज़्यादा हो गई तो सप्लाई भी ज़्यादा हो जाएगी। फिर सप्लाई ज़्यादा होगी तो आपकी इससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इन्वेस्टमेंट एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है आपका एग्रीगेट डिमांड का। अगर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स खरीदेंगे, कैपिटल गुड्स, मशीन्स हो गया, फैक्ट्री प्रीमाइसेस हो गया, ये सारा कुछ ज़्यादा खरीदेंगे, जिससे कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल गुड्स की डिमांड ज़्यादा होगी और इसकी वजह से आपकी एग्रीगेट डिमांड भी क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आपका जो इन्वेस्टमेंट है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो ये था आपका चैप्टर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कोई भी कन्फ्यूज़न हो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगी हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।